अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी चैनल से। नाज़रीन, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि कुछ अरसे से एक नेशनल न्यूज़ गश्त कर रही है जिसमें H1 वीज़े के ताल्लुक़ से बहुत सारे लोगों में एक शक व शुबे की कैफ़ियत पैदा हुई है और लोग ये चाह रहे हैं कि इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें कि ये H1 का जो पॉलिसी अमेरिका की तरफ से लाई गई है, इससे क्या हमको नुकसानात होंगे, क्या हमको फ़ायदे होंगे, क्या हमारी जो माशियत है उसमें कुछ गिरावट आएगी। तो इसी सिलसिले में आज हम अनीस मुक्तदी साहब के पास हाज़िर हुए हैं ये चंद सवालात के साथ। सबसे पहला और अहम सवाल ये है कि H1 जो वीज़ा का पॉलिसी अमेरिका चलाई है, इससे क्या आवाम को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? अस्सलाम वालेकुम। अब H1 की जो पॉलिसी है, $1 लाख पे करना बोल के डोनाल्ड ट्रंप साहब सितंबर की बहरहाल 18 या 20 तारीख को एक नया ऑर्डिनेंस पास करे, तो असर तो काफ़ी पड़ेगा इस वास्ते कि अब तक जो हो रहा वो अमेरिका जो बच्चे जा रहे हैं वाकई भी, खैर इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। अमेरिका का एक क्रेज़ है और इकानमी के लिहाज से कोई भी जो है चाहेगा अमेरिका जाना और एक प्रेस्टीज सिंबल मानते। और इंडिया के कई कम्युनिटीज़ पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में जितने कम्मा कम्युनिटीज़ है वो लोग तो अमेरिका किसी कीमत पे पहुंचना, जैसे रेड्डी कम्युनिटी है, किसी कीमत पे अमेरिका पहुंचना, ये कई लोगों के ख्वाब है इस वास्ते के उसके कुछ फ़ायदे भी है। तो ये तो कोई भी जाना चाहेगा। और जो बच्चे जो है डायरेक्ट जॉब नहीं कर सकते, डायरेक्ट यहाँ से पोस्टिंग नहीं ले सकते, अब थोड़े आप भी सुन के रहते कोई कंपनी पे यहाँ पे काम कर रहा, बाद में जो है अमेरिका शिफ्ट हो गया, ये भी एक तरीक़ा है। मगर एक फ़ायदा क्या हो रहा था, अब तक जितने भी लड़के जाना चाह रहे थे वो अक्सर जो है पहले एजुकेशन वीज़ा से जा रहे थे। एजुकेशन वीज़ा से जाने के बाद एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद OPT मिलता, जिस पे 3 साल का टाइम देता, जिसमें जॉब सर्च कर ले सकते। तो अब तक ये फ़ायदा था। तो बच्चे जाके बहरहाल MS कर लेके OPT में काम कर ले रहे थे, वो कहीं भी नौकरी अपनी ये कर ले रहे थे। इसमें जो है कहीं तो भी पोस्टिंग मिल गई तो वहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर ले रहे थे। दूसरा तरीक़ा ये था कि यहाँ पे कंपनीज काम करें, बाज़ मरता यहीं अमेरिकन कंपनी है या ऐसी कोई कंपनी उसका और एक ब्रांच अमेरिका में है, तो वैसा भी जा रहे थे। अब क्या होगा, अगर कोई जाना चाह रहा तो $1 लाख बनना है, चाहे कैंडिडेट बनो या कंपनी बनो, $1 लाख बनना है, ये होने वाली बात नहीं होती। और फिर दूसरी बात, कई बच्चे इसी वजह से वहाँ पे स्टडीज़ को गए थे। जितने लोग स्टडीज़ को गए, इसमें 95% या 99% भी बोल सकते आगे चल के वहीं रहना है बोल के चले गए। तो अब $1 लाख तो बन नहीं सकेंगे, यानी कि $1 लाख का मतलब हो गया 85-87 लाख इंडियन करेंसी में बनना, ये तो कोई बन नहीं सकेगा। इक्का दुक्का अलग बात है, फिर बना भी तो ये सोचेंगा। अब इसके 2 फ़ायदे होंगे, 2 नुकसानात होंगे। आम एतबार से जितने भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं ये बन नहीं सकेंगे, इनको वापस आना पड़ेगा, ये एक बड़ा नुकसान होगा। अब फ़ायदा ये होगा क्योंकि अब वहाँ की जब कंपनियों को मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी तो आने वाले कम हो जाएंगे, तो जो वहाँ पे रहना चाह रहे हैं, जो बन सक रहे, उनकी थोड़ी सैलरी इसमें हाइक होंगी। एक बात ये हो गई। अब वो 2-4% समझिए, उनको थोड़ा फ़ायदा होगा। अब रही बात, काम तो हमेशा रहेगा, जो भी कंपनीज है उनको मैन पावर की ज़रूरत है। अब ये मैन पावर का अलग तरीक़ा, थोड़ा इंडियन कम्युनिटी भी जो है एम्प्लॉयमेंट्स के मामले में, ऐसे मामले में ज़रा, इस मामले में इंडियन कम्युनिटी भी बहुत होशियार कम्युनिटी है। तो ये आके 10 दिन नहीं हुआ, जब भी जो है दुबई के अंदर इंडियन कम्युनिटी अपने 2 कंपनीज खोल दी कि वो क्या करेंगे, ऑनलाइन वर्क करेंगे, डायरेक्ट इंडिया से करने के बजाय दुबई के ज़रिए से ऑनलाइन वर्क करेंगे। उसमें भी फिर एक वजह है, ये तो 1 लाख की बात तो वहाँ गए तो बनना है, वो अलग बात। फिर इंडिया से ऑनलाइन पे भी क्या है बोले तो सर्विस टैक्स है। इंडियन कंपनी से अगर अमेरिकन कंपनी डायरेक्ट अगर वर्क ले रही तो सर्विस टैक्स लगता। तो अब ये क्या करे, जब भी दुबई में बिल्कुल हैरत की बात है, एक 10 दिन में जो है 2 कंपनी ऑनलाइन से जो है वहाँ पे वर्क करना शुरू कर, अपना ऐड दे दिए कि वर्क हम शुरू कर देंगे ऑनलाइन में, ये करेंगे। क्यों?
उनका उनका ट्रेड एग्रीमेंट है। दुबई से जो वर्क होगा उस पर टैक्सेस नहीं होंगे, अमेरिकन गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं लगाएंगी। तो इंडियन कंपनीज क्या करें, अपना बेस दुबई बना रहे, बना के ऑनलाइन वर्क वहाँ से कराएंगे। तो ये जब भी हो गया। इसमें एक ये होगा, मैन पावर तो कम तो नहीं होगा, मगर पेमेंट्स में फ़र्क आएगा। भाई एक जैसे अमेरिका में कोई काम कर रहा तो उसका पेमेंट अलग होगा, इंडिया से कोई वर्क कर रहा ऑनलाइन तो उसका वर्क पेमेंट अलग होगा, दुबई से कर रहा तो अलग पेमेंट होगा। अब सबसे बड़ी बात जो है, अमेरिका में रहने का जो ख्वाब है वो तो कंप्लीट नहीं होगा, वो तो पूरा नहीं होगा। तो इसका काफ़ी असर पड़ेगा। अब ये तो जो है ट्रम्प साहब जो डिसीजन लिए वो ख़ास तौर पे बहरहाल उनके मुल्क के हालात है, उनके अपनी कंट्री के हालात है, लिहाजा ये ले लिए। अब थोड़ी और भी चीज़ें सोचने की है। आईटी सेक्टर में इंडियन कंपनीज में जो मैन पावर मिलता है, वो तो इंडिया में जो मैन पावर मिलता है और कंट्रीज में वो मैन पावर मिलना मुश्किल है। तो उसके ऊपर अमेरिका को जब भी सही हैंड की ज़रूरत पड़ती तो इंडिया पे डिपेंड होना पड़ता। वो तो पक्की बात है। अब उसके लिए शायद वो 1 करोड़ बन लेके या 85 लाख बन लेके शायद बुला लेंगे, मगर आम जो लोग हैं उनका तो नुकसान होगा इसमें। जी। और एक ये है कि ये जो वीज़ा लगने से क्या इंडियन मार्केट में भी कुछ असर पड़ेगा इसका? इंडियन मार्केट में बोले तो देखिए, आप समझिए, ऐसा समझिए, आपका बच्चा अगर अमेरिका में है तो आपको वहाँ से पैसे भेज रहा, तो जाहिर बात है आपकी इकानमी डेवलप होंगी। तो अब करीब जो है इंडियन कम्युनिटी से पूरे 55-60 लाख लोग आज अमेरिका में हैं, जिसमें साउथ इंडिया से, जिसमें अपने तेलुगु स्टेट्स जो है, तेलंगाना, आंध्रा और साउथ स्टेट से अगर देख लिए तो फिर इसमें आधे ये है, करीब 30 लाख लोग, 25 लाख लोग ये है। फिर उसमें भी अगर देख लिए, ये 30 लाख में अगर फिर देख लिए तो उसमें आधे, मतलब 25% लोग तो तेलंगाना आंध्रा से है। अब ये जो तेलुगु स्टेट से है, मतलब आंध्रा तेलंगाना से जो लोग हैं, उसमें सिर्फ 5% लोग ही सिटीज़न है। अब जो सिटीज़न है वहाँ पे जो है उन घर बना लेंगे, वहाँ पे करेंगे, बकाया 95% लोग तो इंडिया कुछ पैसे भेजेंगे, जिससे इंडियन इकानमी स्ट्रांग होंगी, यहाँ के ख़ानदान स्ट्रांग होंगे, ये लोगों की इकानमी अच्छी होंगी। तो जाहिर बात है कभी भी फॉरेन करेंसी जब आपके पास आ रही तो आपकी इकानमी डेवलप होंगी। वो कहीं से भी रहने दो, इंडिया से रहने दो, सऊदी से रहने दो, किसी की इकानमी आप पास आ रही तो आपकी इकानमी स्ट्रांग होंगी। किसी की करेंसी आप पास आ रही तो आपकी इकानमी स्ट्रांग होंगी। ये तो बात मानने की है। तो एक बड़ा मजमुआ, अगर तेलंगाना को साल के जो है एक 15 लाख लोग अपनी करेंसी को यहाँ भेज रहे हैं, तो यहाँ के इकानमी में बड़ा हिस्सा होगा वो तो स्ट्रांग होंगे। तो अब जब ये बंद होंगे तो वाकई भी थोड़ा फ़र्क आएगा इसका। तो इसके ये मतलब भी नहीं कि हमारा जीडीपी 100%, हमारा जीडीपी का जो है एक बड़ा हिस्सा अमेरिकन का है, ऐसा तो नहीं है, मगर एक 0.10%, 0.1%, 0.05% ये तो फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। और एक इत्तला ये है कि अमेरिका में एक हनुमान की बड़ी एक मुजस्समा लगाया जा रहा है, जिसकी रिपब्लिक पार्टी जो है उन्हीं के एक एमपी उसकी मुखालिफत करते हुए कह रहे हैं कि ये इनके गॉड नहीं है, इनके भगवान नहीं है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? लगाया जा रहा नहीं, बल्कि लगा दिए। अब इसमें एक बात क्या है, इंडियन कल्चर और दूसरे कंट्रीज़ के कल्चर में पहली बात तो एक समझ में की है, जो आप बोल रहे हैं गार्ड नहीं है, वो वाकई उनका स्टेटमेंट है, नाम मैं भी भूल जा रहा हूँ। रिपब्लिकन पार्टी के जो है वो पार्लियामेंटेरियन है, तो गार्ड नहीं है का मतलब जो है, यहाँ पे एक बात समझना, मतलब मोनोथीसिस एंड पॉलीथीसिस को समझना। मोनोथीसिस का मतलब होता एक खुदा को मानने वाले, पॉलीथीसिस का मतलब होता कई खुदा को मानने वाले। तो हिंदुइज़्म पॉलीथीसिस पर डिपेंड है। हिंदुइज़्म, शिंटोइज़्म, ये कुछ पॉलीथीसिस मज़हबा है, मतलब कई खुदा को मानते हैं लोग। अब जैसा क्रिश्चियनिटी है वो भी मोनोथीसिस है, और इस्लाम तो प्योरली एक ही अल्लाह, इसके अलावा बहुत ही बारीकी के साथ फिर भी थोड़े लोग मोनोथीसिस रहने के बावजूद भी थोड़ी गड़बड़ रहती, जैसे क्रिश्चियनिटी में छोटी मोटी गड़बड़ है समझिए, मगर अल्लाह तो एक है। जुडाइज़म है, एक ही बोलेंगे। तो पहली बात, वो लोग ऐसा तस्वुर नहीं कर सकते कि कई गार्ड होते हैं, उन लोगों को कभी देखे नहीं। अब हम क्योंकि इंडियन कल्चर में है तो हमारे मालूम रहता कि भाई यहाँ पे और भी लोग कई खुदा बोलने वाले भी रहते बोल के, मगर
अमेरिकन माहौल में ऐसा क्या रहता कि गाड का नाम हिंदू गाड बोले तो बहरहाल उनके जो ब्रह्मा विष्णु है वैसे कुछ नामा उन लोगों को आइडिया रहते। तो इस वास्ते वो लोग पहला वो करे कि ये पहले हनुमान जी इनके गाड़ी नहीं है बोल के वो एक गड़बड़, फिर यहाँ पे क्यों लगाना पड़ा ऐसी कुछ गड़बड़। बहरहाल उसकी और भी कई वजह समझो, वो स्टेटमेंट तो खैर कोई उतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं है। अब उन्होंने खुदा है बोलो मत बोलो बोलने से जो है हिंदुइज़्म को है नहीं, इससे नहीं आएगा, मगर उसकी कई और दूसरी वजूहत है जिस वजह से वो स्टेटमेंट ऐसा आया समझिए जी। नहीं, एक और एक वजह ये जो वीज़े का जो मामला चल रहा है, तो ये भी एक वजह हो सकती क्या, या इसमें आप उसको देख सकते हैं उसकी तस्वीर में? असल में आपके सवाल का असल ज़रा गहराई से और ज़रा दूसरा जवाब असल है इसमें। ये असल बात ऐसी नहीं है जो दिख रही है ये बातें नहीं होती। जैसे वीज़ा का मामला का भी आप सवाल करें, असल वीज़ा की वजह क्या है वो तो इस बीच में इंडिया जो है रशिया से पेट्रोल ले रहा, तो वो जो है अमेरिका को बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है, जिसकी वजह से वीज़ा ही नहीं बल्कि कई और चीज़ों के ऊपर टैक्सेस बढ़ाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कई और चीज़ों के सैंक्शंस आए, वो वजह वो है। अब रही बात, अब ये गार्ड की जो बात कर रहे हैं आप, हनुमान जी की जो बात कर रहे हैं, इसकी एक वजह और एक है। इस बीचों में इसका जिम्मेदार इंडिया है, हिंदुस्तान है। आप कहीं भी नहीं देखेंगे, हर कंट्री में आप चले जाओ अपना अपना मज़हब होता, कई मज़हब रहते, इसमें कोई हर्ज नहीं रहता। इक्का दुक्का कंट्रीज ऐसे रहते जो बिल्कुल ही मज़हब के मामले में थोड़ा कल्ला पेश आते, उसमें आजकल इंडिया का नाम सरे फहरिस्त आ गया। ये बहुत गलत बात है, बुरी बात है। इंडियन हिंदुत्व जो है हर जगह हंगामे कर देना, हर जगह गड़बड़ कर देना, किसी पे भी अटैक कर देना, ये दुनिया भर के लिए, कोई छोटा मोटा मुल्क कर लिया अलग बात, मगर इंडिया जो है पूरी दुनिया में एक बड़े तरीके से जाने जाने वाला मुल्क है। इंडिया के ऊपर एक नज़र रहेंगी। जैसा हम अमेरिका के हम बात कर रहे हैं, वैसे इंडिया के बारे में भी बात करने वाले लोग हैं। यहाँ पे हिंदुत्व फोर्सेस निकल के हंगामे मचा देना, हिंदुत्व फोर्सेस निकल के मस्जिदों पे, चर्चों पे, दूसरे रिलीजन्स को टारगेट करना, ये क्या हो रहा है, दुनिया भर में थोड़ा इसका असर पड़ रहा, इसका बहुत असर पड़ रहा। अब जैसे जो है अज़ां पे ऑब्जेक्शन लगा दिए, कभी क्रिश्चियन मिशनरी पे ऑब्जेक्शन लगा दिए, तो कई लोग क्या रहते, रिलीजियस टॉलरेंस रहते, ये फितरी बात रहती, दूसरे के मज़हब के बारे में गलत बोलना करना ऐसा नहीं मालूम रहता कई लोगों को। तो अमेरिकन कम्युनिटी भी मेजरली एज कम्युनिटी है, दूसरे के मज़हब पे उंगली उठाना, ये करना, ये ऐसे नहीं रहते, मगर ये बार बार हुए तक क्या लगता, इसको भी ऑब्जेक्शन आता। तो कहीं तो भी वजह क्या है बोले तो वो एक बात है, वो एक बात है भाई, वहाँ पे ये हो रहा। और फिर कल्चर की भी बात है, कल्चर की भी क्या है, अब जैसे क्रिसमस आ गई तो वो लोग अपना चर्च को जाएंगे, वो कर लेंगे, ख़त्म हो जाएंगे क्रिसमस। जैसा रमज़ान आ गया तो हम ईद मना लेंगे, नमाज को जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगी, मगर रोडों पे आना करना ये नहीं रहेगा। जैसे विनायक चौथी का जो जुलूस निकल रहा, या दशहरा में जो है आजकल, इससे पहले तो नहीं दिखता था, आजकल दुर्गा देवी का जुलूस निकलना या उसके मंडप लगाना, ये जैसा चल रहा है, ये थोड़ा क्या होता कल्चरली आदमी को नया दिखता। और कुछ मज़हबों में क्या है, ये चीज़ें वो लोग देखे नहीं, ये क्या हो रहा बोले ऐसा दिखता। तो कहाँ की क्या हो रहा वो तो इंडिया का इंटॉलरेंस, इंडिया का डिस्क्रिमिनेशन, इंडिया का रिलीजियस अटैक्स, इसका असर पड़ रहा दुनिया पे। और ये इसका असर क्या होगा वो तो वहाँ के हिंदूस पे होगा, वहाँ के हिंदू कम्युनिटी पे होगा। तो शायद मैं समझता हूँ ये कुछ ऐसा रहता, इसको H1 वीज़ा से उससे ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इंडियन चर्चेस पे अटैक होना, इंडियन मस्जिदों पे अटैक होना, इसका वहाँ पे भी कुछ बात हो रही बोले सब, मेरे को ऐसा लगा। तो ये हमारे पास भी जैसा पहले माहौल था, ये माहौल हम भी लाना चाहिए, हम भी कोशिश करके, जैसे पुराना माहौल था किसी को ऑब्जेक्शन नहीं रहता भाई, कभी कोई हिंदू फेस्टिवल रहती हमारे को समझ में भी नहीं आता, हमारी कुछ फेस्टिवल रहती उसको कुछ ऑब्जेक्शन नहीं रहता। तो ये ज़रा बढ़ जाना, रोडों पे आना, इसका असर हो सकता, मैं ऐसा समझ रहा हूँ। तो एक अहम गुफ्तगू H1 वीज़ा से मुतालिक, और वहाँ पर हनुमान की एक बड़ा मुजस्समा लगा दिया गया है उसके ऊपर, उससे मालूमाती गुफ्तगू आपके सामने पेश कर रहे थे। इंशाअल्लाह
फिर किसी एक अहम मौजू के साथ अनीस मुक्तदिर साहब के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।